Hello friends, welcome to my channel Vocab Junction. Unleash the dopamine of vocab power. आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रानी मैम की लेटेस्ट बुक समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी। आप सबको ही पता है कि वोकैब कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवेज, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रानी मैम की बुक से, जो कि 3rd चैप्टर है। चलिए देखते हैं हमारा पहला सिनोनिम, जो कि है प्लॉडेड। प्लॉडेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। enthusiastic praise, approval और applause for someone's achievement, एक्शन और परफॉर्मेंस, इसको हम बोलते हैं प्लॉडेड। यानी कि किसी ने भी कुछ अच्छा काम किया है, कोई अचीवमेंट पाई है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी तारीफ करना, उसको बोला जाएगा प्लॉडेड। देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस एग्जाम्पल, जो है his research paper on plaudits from experts in the field for its groundbreaking discoveries। यानी कि उसने जो रिसर्च की थी उसके कारण उसको एक्सपर्ट्स से और बाकी सब लोगों से भी बहुत ज़्यादा तारीफ मिली, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी डिस्कवरीज की थी, उसके काम को बहुत ही ज़्यादा सराहना मिली। अब देखते हैं हमारे इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इस बुक में क्या है, मैम ने काफ़ी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी इसके हो सकते हैं प्लॉडेड रिलेटेड वर्ड से, सारे एक जगह मेंशन कर दिए। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसके लिए कोई ट्रिक बता दो, तो मैं यही बोलूँगी कि ट्रिक जो होती है वो कभी भी एग्जाम में याद नहीं रहती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ट्रिक कभी भी एग्जाम में क्लिक नहीं करती है। वहाँ उस टाइम इतनी एंजाइटी होती है, तो जनरली हम नहीं याद रख पाते हैं उन चीज़ों को। तो मैंने क्या सोचा है कि आप इतने सारे जो वर्ड्स हैं इनको आप डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, इनके सेंटेंसेस बनाओ और उसको बार बार मल्टीपल रिविजन्स करो। इस तरीके से ही आपकी ये जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। कोई भी निमोनिक्स को याद करने के लिए आपको फिर अलग से टाइम देना पड़ेगा, उसको भी तो याद रखना पड़ेगा ना निमोनिक्स को। तो सिंपल वे यही है कि आप इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाओ, डेली लाइफ में रिलेट करो और उनको बार बार प्रैक्टिस करो। देखते हैं अपना प्लॉडेड के सिनोनिम्स। प्लॉडेड का सिनोनिम है कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, अप्लॉज, एक्लेमेशन, ओवेशन। तो ये सब, इन सभी का मतलब ये है कि तारीफ करना या सराहना करना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब कॉम्प्लीमेंट को हमें अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? आई हेल्प माई मदर इन द किचन एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड मी। ठीक है, तो ये हो गया एक सेंटेंस। हम इसमें अपने डेली लाइफ से रिलेट करके करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, अब प्लॉडेड होता है तारीफ करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बुराई करना। सिंपल सी बात है, क्रिटिसाइज करना किसी को। तो ये हो गया उसका एंटोनिम। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है प्यूरिटैनिकल। प्यूरिटैनिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन और समथिंग एज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और मॉरलिस्टिक, यानी कि धार्मिक और नैतिक आचरण से रुकावटवादी। यानी कि एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है, उसको हम बोलते हैं प्यूरिटैनिकल। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हर प्यूरिटैनिकल अपब्रिंगिंग मेड हिज सन हेल्पफुल एंड he always helped his mother in the household chores। तो इसमें क्या है, उसकी मदर की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी, उन्होंने इतने अच्छे उसको संस्कार दिए थे, मॉरल्स सिखाए थे कि अपने बड़ों की हेल्प हमें करनी चाहिए। तो वो बच्चे को उस चीज़ की बचपन से ही आदत बन गई और वो अपनी माँ की किचन में बहुत हेल्प भी करता था। तो ये क्या हो गया, मॉरलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये बच्चा क्या हो गया, प्यूरिटैनिकल अपब्रिंगिंग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हुए ऑनेस्ट, स्क्रूपलस, एथिकल, वर्चुअस, अपराइट, प्रिंसिपल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, आप सारी रीड कर लीजिएगा। इसके एंटोनिम्स क्या होगा? एक इंसान जो सिद्धांतवादी है तो उसका एंटोनियम क्या होगा? एक इंसान जो सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता है, जो गलत काम करता है, मे बी करप्ट है, डिसऑनेस्टी दिखाता है अपने काम की तरफ, उसकी लॉयल्टी नहीं है, तो वो हो गया हमारा एंटोनिम प्यूरिटैनिकल का। अगला वर्ड है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज, अमाउंट, वैल्यू और एक्सटेंट ऑफ समथिंग।
यानी कि वृद्धि करना, बढ़ाना, ना सिर्फ अमाउंट और क्वांटिटी में बल्कि वैल्यू में भी, वैल्यू एडिशन किसी चीज के अंदर करना, उसको हम बोलते हैं ऑगमेंट। ठीक है, तो इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। The artist used vibrant colors to augment the beauty of landscape painting. आर्टिस्ट ने वाइब्रेंट कलर्स का यूज किया लैंडस्केप पेंटिंग जो वो बना रहा था उसको ऑगमेंट करने के लिए, उसकी ब्यूटी को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये क्या हो गया? ऑगमेंट, किसी चीज में वैल्यू एडिशन करना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंक्रीज, एक्सेलरेट, एम्पलीफाई, प्रोपेल, एक्सेलेट, एलिवेट, मतलब इन सभी वर्ड्स का जो रिलेशन है वो हो जाएगा हमारा बढ़ाने से रिलेटेड। अब इसका एंटोनियम अगर हम देखें, अगर हमने देखा कि ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, तो उसका एंटोनियम क्या होगा? डिक्रीज करना, डिक्रीज, शॉर्टन, डिमिनिश, ड्विंडल, डिक्लाइन, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एरियोडाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन who has extensive knowledge और expertise especially in academic और intellectual subject, जो विद्वान होता है, बहुत ज्ञानी होता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, अपना सारे फंडामेंटल्स उसको पता होते हैं, उसको हम बोलते हैं एरियोडाइट। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल। द प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज एरियोडाइट लेक्चर्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। जो प्रोफेसर था उसकी एरियोडाइट लेक्चर्स, यानी कि लेक्चर्स इतने अच्छे होते थे, बहुत ही बारीक डिटेल्स भी सब कुछ गिवन अच्छे से पढ़ाता था वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरियोडाइट। एरियोडाइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरियोडाइट का एंटोनिम हो जाएगा अज्ञानी, अविद्वान, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो फिर ये हमारा हो गया एरियोडाइट। चलते अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्वेज। एस्वेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का दुख दर्द कम करना। कोई अनप्लेजेंट चीज किसी के साथ हो रही है, कोई बहुत दुख में है, तो उसका दुख कम कर देना, उसको हम बोलते हैं एस्वेज। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल। वॉलंटियर्स वर्कड टायरलेसली टू assuage their suffering of those affected by the natural disaster। अब नेचुरल डिजास्टर आता है तो आम सी बात है, लोगों के घर छिन जाते हैं, खाने को नहीं होता है, उनके पास पहनने को नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वॉलंटियर्स आते हैं सामने, कुछ ना कुछ किसी भी वे में, जिस वे में पॉसिबल है वो लोग हेल्प कर देते हैं। उससे पूरा नहीं, लेकिन कुछ उनकी पीड़ा, कुछ तो दर्द कम हो सकता है ना। तो वो हो गया हमारा असवेज। अब असवेज का मतलब होता है कम करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो एग्रीगेट करना, इंटेंसिफाई करना, अराउज करना, इंस्टिगेट करना, ये सब हो गए इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है हमारा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, chaos और डिसऑर्डर। ये एक ऐसा नाउन है जिसमें क्या होता है कि हमारे माइंड की जो स्थिति है, हमारे दिमाग की स्थिति बहुत अस्थिर हो जाती है, बहुत उथल पुथल हो जाता है, हमें उस सिचुएशन में समझ नहीं आता क्या करें। जैसा कि आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा ही पा रहे हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल टर्मोइल caused by the economic recession had a profound impact on businesses and individuals। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिसेशन या इकोनॉमिक रिसेशन भी आप कह सकते हैं, वो आया जिसकी वजह से पूरे इंसान की स्थिति में टर्मोइल हो गया, यानी कि उथल पुथल हो गई दिमाग की स्थिति, फाइनेंसेस की स्थिति। अब इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, पर इकोनॉमिक रिसेशन का मोटा मोटा मतलब ये है कि फाइनेंसेस की कमी हो जाना, पैसों की कमी हो जाना, नुकसान हो जाना, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ये मैं बता रही हूँ आपको, डीप में मीनिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से इंडिविजुअल और बिजनेसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण उनकी दिमाग की स्थिति उथल पुथल हो गई। तो अब इसका एंटोनियम क्या होगा? अगर वर्ड है दिमाग की स्थिति उथल पुथल होना, तो ऑब्वियसली इसका एंटोनियम होगा पीस, हार्मनी, पीसफुलनेस, सेरेनिटी, ट्रंक्विलिटी। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अब देखो इसमें काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है, तो अब मैं एक एक वर्ड बोल के नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, आप ये सब रीड कर लेना और डेली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, जैसा मैंने पहले भी बोला था। तो आपको ये जो सारे वर्ड्स हैं ग्रेजुअली खुद ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लिपशॉट। स्लिपशॉट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही लापरवाही बरतना, बहुत ही असावधानी से काम करना। समथिंग दैट इज डन और मेड केयरलेसली एंड विद लिटिल अटेंशन टू डिटेल। वही लापरवाही से काम करना। अब
जैसा कि आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, लेडीज गई हुई थी रेस्टोरेंट बार में एंड उनको बासी खाना पकड़ा दिया। बासी खाना पकड़ा दिया तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो इस कारण से जो लापरवाही के कारण उनको जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, नुकसान हो गया उनका, उसको हम बोलते हैं स्लिप शॉट। देखते हैं एग्जांपल, द रेस्टोरेंट स्लिप शॉट फूड प्रैक्टिसेस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नहीं हुआ। अब इसका इंटोनियम क्या होगा, लापरवाही का इंटोनियम होगा बहुत ही केयरफुलनेस। ठीक है, एक हर एक चीज को बारीकी से देखना, डिटेल से देखना, उसको हम बोलेंगे स्लिप शॉट का इंटोनियम। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज वेरी जनरस एंड डज गुड डीड्स और प्रोवाइड एड्स टू अदर। यानी कि जो इंसान बहुत दानी है, परोपकारी है, हर छोटी बड़ी चीजों में लोगों की हेल्प करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिसेंट। The beneficent donor contributed a significant amount to the charity, helping those in need. जो beneficent donors थे यानी दयालु donors जो थे, वो उन्होंने क्या किया, चैरिटी में इतना सामान दिया कि उन लोगों की मदद हो जाए जिनको जरूरत है। ठीक है, अब इसका इंटोनियम क्या होगा, दयालु का उल्टा होगा जो दयालु नहीं है, बहुत सेल्फिश है, बहुत मीन है, जिसको अपने अलावा किसी की पड़ी ही नहीं है, वो हो गया हमारा इसका इंटोनियम। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिवी। डिवी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, विभाजन करना। टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट समथिंग स्पेशली मनी और रिसोर्सेज अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब कोई चीज हम बांट रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ पीपल में ही बांटेंगे। देखते हैं इसका सेंटेंस। इट्स इम्पोर्टेंट टू डिवी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवनली अमंग द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम ने क्या किया, आपस में सारे कामों को बांट लिया जिससे कि काम जल्दी हो जाए। तो ये हो गया हमारा डिवी। डिवी का एंटोनियम क्या होगा, बांटने का एंटोनियम होता है कलेक्ट करना, किसी चीज को गैदर करना, कंबाइन करना, तो उसको हम बोल देंगे डिवी का एंटोनियम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समथिंग दैट इज वेरी एडवांटेजेस, हेल्पफुल और फेवरेबल। ऐसी चीज जो बहुत ही फायदेमंद है, जिससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल। ड्रिंकिंग plenty of water is beneficial for maintaining proper hydration. हमें हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, और बहुत सारा पानी पी के हम क्या, हमारी बॉडी को ही फायदा हो रहा है ना, बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए, फायदेमंद है, तो वो हो गया हमारा बेनिफिशियल। इसके एंटोनिम होगा जो कि बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है, जिससे हमें फायदा नहीं होगा, तो वो हो गया हमारा इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन का मतलब होता है, एंटीडिलुवियन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही प्राचीन चीज, बहुत पुराने जमाने की, एंटीक जो है बहुत एंशिएंट है, उसको हम बोलते हैं एंटीडिलुवियन। The antediluvian traditions of the indigenous tribe were preserved through storing, telling and rituals. अब क्या होता है, पहले आज भी हैं, ट्राइबल पीपल भी हैं, तो काफ़ी सारे उनके ट्रेडिशंस वगैरह वो बहुत अलग होते हैं आप नॉर्मल जो शहरों में लोग रहते हैं, या थोड़ा उनसे थोड़ा एडवांस्ड हैं, तो उनकी प्रथा जिससे कि कम ना हो जाए, वो कैसे उनको बढ़ावा मिलता है। जो हमारी दादी नानियाँ हैं, हमें कहानियाँ सुना के बताती हैं, इससे उनकी प्रथा जो है चलती रहती है, प्राचीन जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राचीन, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत मॉडर्न, बहुत न्यू चीजें, एडवांस्ड चीजें, उसको लेंगे एंटीडिलुवियन का एंटोनिम। अगला वर्ड है नगेटरी। नगेटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ लिटिल और नो इम्पोर्टेंस, रेलेवेंस और वैल्यू दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ही निरर्थक चीज जिसकी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, उसको हम बोलते हैं नगेटरी। डिस्पाइट द हेडेड डिबेट the outcome was ultimately nuggetry as it didn't affect the final decision. जब इतनी ज्यादा बहस होने के बावजूद भी जो उसका एंड रिजल्ट निकला, आउटकम निकला, कंक्लूजन जो निकला, वो नेगेटरी था, मतलब ना के बराबर था, कोई मायने नहीं रखता था ज्यादा, और फाइनल डिसीजन पे उसका कुछ ज्यादा रोल भी नहीं था। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है परजर। परजर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू विलफुली टेल अ फॉल्स स्टेटमेंट व्हाइल अंडर ओथ
और ड्यूरिंग अ लीगल प्रोसीडिंग, यानी झूठी गवाही देना, झूठ बोलना किसी को, उसको हम बोलते हैं परजर। ठीक है, परजरिंग इन कोर्ट कैन लीड टू चार्जेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड परजरी रिजल्टिंग इन फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट। यानी कि परजर क्या होता है, पर अगर कोर्ट में हम झूठी गवाही देते हैं किसी के खिलाफ ओथ लेने के बावजूद भी, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की बेइज्जती करना। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फाइन और इम्प्रिजनमेंट, यानी कि या तो पैसे देने पड़ेंगे या तो जेल जाना पड़ेगा, या दोनों करना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? परजर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर उसका मतलब है झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, तो इसका मतलब होगा वैलिडेट करना, यानी कि कुछ भी हम अपना फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको विद प्रूफ कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं उस चीज को, वो हो गया इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा ऑफिशियस। ऑफिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली ईगर टू ऑफर हेल्प और एडवाइस ऑफन व्हेन इट इज नॉट वांटेड और नेसेसरी। एक ऐसा इंसान जो बीच में इतनी दखल अंदाजी करता है जबकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, फ्री फंड की एडवाइस देता है, हेल्प ऑफर करता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ऑफिशियस। देखते हैं एग्जाम्पल, आपको पिक्चर देख के भी समझ में आ रहा होगा, पर देखते हैं पहले सेंटेंस। The officious neighbor always offered unsolicited advice and food through the window। अब ये नेबर क्या है, ये इनको इतनी जल्दी होती है दखल अंदाजी करने की, अब ये विंडो से ही फूड पास कर रहे हैं, और फूड पास करना इनका मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, इनका मेन मोटिव है कि कैसे उनकी जो बात है उसमें दखल अंदाजी की जाए, कैसे उसका पता लगाया जाए। तो वो क्या हो गया? ऑफिशियस। अब ये कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, बट जनरली नेगेटिव ही होता है, दखल अंदाजी करना जब भी जरूरत नहीं है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत हम्बल है, बहुत मॉडेस्ट है, यानी कि इस तरह से दखल अंदाजी नहीं करता है, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये मॉडेस्ट एंटोनिम हो जाएगा ये ऑफिशियस का। देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है पेरियस। पेरियस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रीड और एग्जामिन समथिंग केयरफुली एंड थरली, यानी कि बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना, विचार करना, उस पर बहुत थिंकिंग करना, तो उसको बोलते हैं पेरियस। He likes to peruse the newspaper every morning to stay updated on current events। अब हम लोग भी हैं एज एन एस्पिरेंट्स, हम लोग क्या करते हैं? करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली, उनको रिवाइज करते हैं, अच्छे से बारीक से देखते हैं ताकि हम एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सके, करते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो बच्चा है ये भी इसको डेली मॉर्निंग में क्या करता था? न्यूज़पेपर को अच्छे से पेर्यूज करता था ताकि जितने भी करंट इवेंट्स है उससे अपडेटेड रह सके। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम वो हो जाएगा जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता चीज़ों पे, नेग्लेक्ट कर देता है, ओवरलुक कर देता है, साइड में ये सोच के कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लूँगा, तो वो क्या होगा? पेरियस का एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट और पेनल्टीज, यानी कि एक ऐसा कार्य जिसके लिए दंड दिया जा सकता है, जिसके लिए सजा दी जा सकती है। ठीक है, द कोच इम्प्लीमेंटेड प्यूनिटिव मेजर्स टू डिसिप्लिन द अनरूली प्लेयर्स। अब फुटबॉल मैच चल रहा था, अब उसमें क्या हो रहा था ना कि प्लेयर्स जीतने के लिए गलत टेक्निक्स यूज कर रहे थे, रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, तो क्या करना पड़ा? कोच को प्यूनिटिव मेजर्स, यानी कि सबको वार्न करना पड़ा कि अगर उन्होंने रूल ब्रेक किया तो पेनल्टीज लगेंगी और पनिशमेंट रहेगी उसके लिए। ठीक, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल या फॉरगिवेबल। एक ऐसी चीज जिसके लिए पनिशमेंट की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही टैकल हो जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं हर एक वर्ड पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको हर वर्ड्स को पढ़ना है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर वर्ड्स को पढ़िए, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए, अपने डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो जल्दी आपको लर्न हो जाएगा और आप रिटेन भी कर पाएंगे माइंड में। ठीक है, देखते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, इरेज और वाइप आउट समथिंग सो दैट इट इज नॉ लॉन्गर एग्जिस्ट और इज विजिबल। ठीक है, तो किसी चीज को मिटा देना, नष्ट कर देना, एकदम हटा देना पूरा, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिटरेट। ये विलिंगली, जरूरी नहीं कि विलिंगली या इंटेंशनली हो, ऐसे भी हो सकता है। द स्टॉर्म हैड द पावर टू ऑब्लिटरेट द एंटायर कोस्टल टाउन्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स।
क्या हुआ, अब नेचुरल डिजास्टर आता है तो जनरली ऑब्वियस ही बात है कि सुनामी आएगी तो पूरे शहर के शहर, गांव के गांव अपने साथ ले जाएगी। फ्लड्स में ऐसा हो जाता है, पूरा सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे ही स्टॉर्म में भी इतनी ताकत है कि सब चीज को नष्ट कर दे, मिटा दे। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा क्रिएट करना, रिवाइव करना, बिल्ड करना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस या टेनेशियस दोनों एक ही बात है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समवन और समथिंग दैट इज वेरी डिटरमाइंड, परसिस्टेंट एंड अनविलिंग टू गिव अप इजीली। यानी दृढ़ निश्चय वाला इंसान जो आसानी से हार नहीं मानता है, हर सिचुएशन को डील करना चाहता है, एंड तक अपनी हिम्मत बनाए रखता है, डिटरमाइंड होता है, बहुत डिटरमाइंड। तो वो होता है पर्टिनेशियस या टेनेशियस। देखते हैं। द टेनेशियस ग्रिप ऑफ द माउंटेनियर सेव्ड हिम फ्रॉम द डेंजरस फॉल। अब माउंटेनियरिंग करते वक्त क्या है कि माउंटेनियर जो था वो गिरने वाला था, लेकिन वो इतना डिटरमाइंड था, उसने इतने कस के रोप को पकड़ के रखा कि वो बच गया। ठीक है, गिर नहीं पाया। अब डिटरमाइंड का उल्टा क्या होगा? डिटरमाइंड का मतलब होगा उल्टा होगा सबमिसिव, सबसर्विएंट, डिसाइल, जो कि बहुत कंप्लेन करता रहता है, बहुत ही क्रिबिंग करता रहता है अपनी लाइफ के बारे में कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास वैसा होता। मतलब सिचुएशंस को डील करने की हिम्मत उसके पास नहीं है। ठीक है, वो हो गया हमारा इसका इंट्रो। अगला वर्ड है हमारा कमअपेंस। कमअपेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है पर्सन्स ड्यू रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर देयर एक्शंस। यानी कि जो पिछला कुछ ऐसा एक्ट जिसकी वजह से सजा देना चाहता था, बदला लेना चाहता था, वो हो गया कमअपेंस। She patiently waited for her ex-boyfriend to receive his comeuppance for betraying her trust. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले सिचुएशन है। तो इसमें बॉयफ्रेंड चीट कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और वो वेट करती रहती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही होगा, मैं बदला लूंगी तो उसको समझ में आएगा, रियलाइज होगा उसने क्या किया। ठीक है, ये हो गया कमअपेंस। रिवेंज का उल्टा क्या होगा? फॉरगिवनेस, पार्डन कर देना, किसी को माफ कर देना, बात को जाने देना। ठीक है, तो अगला वर्ड है हमारा एब्स्ट्यूज। एब्स्ट्यूज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें जो समझ में नहीं आती। आप पिक्चर देख के समझ ही रहे होंगे, टीचर पढ़ा रही है लेकिन बच्चे का गोल 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 सब ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, The professor's lecture on quantum physics was so abstruse that only a few students could follow it. इतना मुश्किल था क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक कि किसी बच्चे को समझ ही में नहीं आ रहा था, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा था, गोल गोल हो रहा था पूरा। कुछ ही बच्चे थे जिनको समझ में आया। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिबल है, बहुत एक्सप्रेसिव, डिस्टिंक्ट, जो समझ में आया जाए आसानी से, उसको हम कॉम्प्रिहेंड कर पाए। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है मैवरिक। मैवरिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जिसको कोई भी जो समाज के सेट किए हुए नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशंस है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो फ्रीली सोचता है, फ्रीली अपना काम करता है, थोड़ा स्वतंत्र विचारों का है, उसको हम बोलते हैं मैवरिक। His maverick ideas and innovative thinking led to groundbreaking discoveries in science. अब उसकी सोच इतनी क्रिएटिव, इतनी इनोवेटिव थी, फ्री थी कि वो हटके, दुनिया से हटके कुछ ऐसी डिस्कवरी साइंस में कर पाया जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा जो थोड़ा सा कन्वेंशनल है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, लाइक अपनी पुरानी प्राचीन जो कल्चर्स, वैल्यूज है उनको सहज के रखना चाहता है, थोड़ा इतना फ्रीली नहीं सोचना चाहता है, जितना उसके पास है उसी में ही सेटिस्फाइड किया, आई सेटिस्फाइड। ठीक है, देखते हैं अपना अगला वर्ड, कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डिसमे और कंफ्यूजन ऑफन कॉज्ड बाय अ सडन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इवेंट और सिचुएशन। ठीक है,
एक ऐसी चौंका देने वाली स्थिति जो किसी ऐसे अचानक से हो गई सिचुएशन से क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखते हैं हम, देयर वॉज कॉन्स्टर्नेशन अमंग द पैसेंजर्स व्हेन द फ्लाइट वॉज एब्रप्टली डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। सब लोग वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे, अचानक से पता चलता है कि फ्लाइट्स जो है वो डिले हो गई है बैड वेदर की वजह से। किसी को कहीं जाना था, किसी को किसी से मिलना था, तो अचानक से अफरा तफरी जो सिचुएशन उस टाइम क्रिएट हो गई है ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? अफरा तफरी का उल्टा होगा बहुत ही शांत, काम, पोलाइट, ठीक है, बहुत ही सीरीन, उसको हम बोलेंगे एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा डिस्पेरेट। डिस्पेरेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थिंग्स एंड पीपल दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो आपस में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, जिनके थॉट्स उतने मैच नहीं करते हैं, वो हो गया डिस्पेरेट। डिस्पाइट देयर डिस्पेरेट इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। अब 4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, किसी को चाय पसंद थी, किसी को कॉफी, किसी को जूस, किसी को कुछ, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, किसी और चीज़ में भी हो सकते हैं ऐसे डिफरेंसेस। तो मान लो चारों को अलग चीज़ें पसंद थी या उनकी सोच जो थी वो इतनी मिलती नहीं थी, तो उसमें क्या, फिर भी उसके बावजूद भी उनकी अच्छी फ्रेंडशिप जम गई। तो उसमें क्या, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिस्पेरेट थॉट्स, डिस्पेरेट इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा जो बहुत सिमिलर है, जो बहुत अलाइक है, अकीन है, आइडेंटिकल है, यानी कि अब मिलता जुलता, ये उसका एंटोनिम होगा। अगला वर्ड है हमारा आउटलैंडिश। आउटलैंडिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग एज बिजारे, पेक्यूलियर और मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कंसीडर्ड अनयूजुअल, यानी कि थोड़ा अजीब, विचित्र, यानी लोगों से हटके जो चीज होगी वो होगी आउटलैंडिश। ठीक है, हर आउटलैंडिश फैशन सेंस ऑलवेज टर्न हेड्स वेरेवर शी वेंट, यानी कि उसका जो फैशन सेंस था इतना अलग था, इतना हटके था कि लोग मुड़ मुड़ के उसको देखते थे, सब उसको देखते थे कि वाह, चीज हो तो ऐसी हो, कपड़े हो तो ऐसे हो, फैशन हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो ये था आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का उल्टा क्या होगा? जो बहुत नॉर्मल है, बहुत सेंसिबल है, बहुत यूजुअल है लोगों के बीच। हाँ, सब लोग बहुत यूज्ड टू हैं कि हाँ, ये चीज़ तो हमने यहाँ भी देखी है, यहाँ भी देखी है, यहाँ भी देखी, तो बहुत ही यूजुअल चीज़ जो है वो इसका एंटोनिम रहेगा। अगला वर्ड है हमारा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन और समथिंग एज बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस इन मूड, बिहेवियर और सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इस बात से जाना जाता है कि इसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी इसका मूड, बिहेवियर बदलता है कि पूछो मत, बहुत ही परिवर्तनशील, चंचल इंसान। ठीक, जैसे कि आप पिक्चर्स देख के भी समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने मूड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो हर मर्क्यूरियल मूड स्विंग्स ऑफन केप्ट हर फ्रेंड्स ऑन देयर टोज, नेवर नोइंग हाउ शी वुड रिएक्ट नेक्स्ट। उसके फ्रेंड्स इतना यूज टू हो चुके थे इस नेचर से कि उनको पता था कि हमें एक पैर पे खड़े होके रहना पड़ेगा, कि पता नहीं अगले मोमेंट में ये कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये होता है मर्क्यूरियल। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विजुअल्स प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आखिरी टाइम में, एग्जाम टाइम में हम इतने निमोनिक्स नहीं याद कर पाते हैं। ठीक है, इतने रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम विजुअल्स से, सेंटेंसेस से कनेक्ट करके चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ से रिलेट करें, ताकि एग्जाम टाइम में हमें क्लिक करे आंसर। ठीक है, हमारा मेन जो मोटिव है वो ये है कि हमें एग्जाम टाइम में रिटेन होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि आंसर इसका क्या है। अब निमोनिक्स आप कितने ही लर्न कर लोगे, इतने सारे वर्ड्स हैं, अब कितने वर्ड्स के आप निमोनिक्स लर्न कर लोगे, कितने वर्ड्स को आप ट्रिक्स से लर्न कर लोगे। एग्जाम टाइम पे आपको ट्रिक्स क्लिक ही नहीं करते, जो क्लिक करेगा वो होगा आपके रियल लाइफ से रिलेट किया हुआ वर्ड्स जो होंगे वो रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? चलते हैं इसका एंटोनियम देखते हैं। इसका एंटोनियम होगा जो बहुत कांस्टेंट है, स्टेडी है, सर्टेन है, प्रेडिक्टेबल है, यानी कि पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है, इतना बार बार चेंज नहीं होता है, थोड़ा कांस्टेंट रह। चलिए देखते हैं अपना अगला वर्ड
हमारा अगला वर्ड क्या है, रैंसिड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग, स्पेशली फूड और ऑयल, एज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट ऑडर और टेस्ट, यानी कि दूषित और बदबूदार, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसका टेस्ट या फिर स्मेल जो है बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, अब उसको यूज करने के लिए यूज करने लायक वो चीज नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। द रैंसिड ऑर्डर फ्रॉम द गार्बेज बिन मेड इट क्लियर दैट इट वॉज टाइम टू टेक आउट द ट्रैश, यानी कि डस्टबिन में जो कूड़ा पड़ा था वो भी इतना सड़ गया था, उसमें इतनी बदबू हो गई थी कि पता चल रहा था यस इट्स टाइम टू टेक इट आउट एंड थ्रो इट टू अ बिगर डस्टबिन। ठीक है, तो देखते हैं इसका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स होगा सार, स्टेल, फॉल, रॉटन, पटट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, फ्रेश, ताज़ा, नया, क्लीन जो होगा, प्योर होगा, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है टेस्टी। टेस्टी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन्स मूड और बिहेवियर एज इजीली इरिटेटेड, इम्पेशेंट और इरिटेबल। ठीक है, चिड़चिड़ा होना, कोई इंसान जो बहुत ही जल्द चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मूड बहुत चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टी। The long wait in the line made the customers increasingly testy as they became more impatient. अब एक इंसान है एटीएम से पैसे वगैरह निकालने गया है, ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, उसमें खड़े खड़े वो क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया वो इंसान, और उसका जो मूड है बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत इरिटेटेड हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेस्टी। अब चिड़चिड़ेपन का एंटोनिम क्या होगा, जो बहुत चेयरफुल है, बहुत हैप्पी है, जो शांत थोड़ा स्वभाव का है, प्लेजेंट है, बहुत जल्दी इम्पेशेंट नहीं हो जाता है, वो हो गया इसका एंटोनिम। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक्रीमोज। लेक्रीमोज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल आप कह सकते हैं, या एक होता है ना कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए अच्छी या बुरी, उस इंसान को बहुत जल्दी रोना आ जाता है। ठीक है, मैं पर्सनली इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है। कोई भी छोटी सी खुशी मिल गई तो रोना स्टार्ट, कोई बुरी बात लग गई दिल को तो रोना स्टार्ट। तो ऐसा इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं लेक्रीमोस। Someone or something as prone to crying or being tearful, मतलब बात बात पे आंसू निकाल देने वाला बात। ठीक है, His lachrymose reaction to the news of his friend's illness showed how deeply he cared. उस जो आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, इसके फ्रेंड की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से ये लैक्रिमोज रिएक्शन देने लगा, यानी कि रोने लगा। इससे यही साबित हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल है, कितना ज़्यादा केयर करता है अपने फ्रेंड की। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा जो बहुत जॉवियल है, चेयरफुल है, बहुत ही ब्लिथसम है, फेस्टिव, यानी कि बात बात में खुश हो जाना, बात बात में मतलब चेयरफुल रहना, ज्यादा रोंदू ना होना। ठीक है, देखते अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही अशांति या फिर नॉइजी एरिया, यू कैन से अशांति फैलना, शोरगुल होना। समवन और समथिंग एज नॉइजी, अनरूली और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। ठीक है, द डॉग्स ऑब्स्ट्रीपेरस बार्किंग डिस्टर्ब द एंटायर नेबरहुड लेट एट द नाइट। जो ये था, डॉग था, वो कंटिन्यूसली इतना भौंक रहा था, इतना बाक कर रहा था कि पूरा जो नेबरहुड है वो परेशान हो गया देर रात को कि कौन इतना भौंक रहा है, क्यों इतना भौंक रहा है। ठीक है, होता है ना कभी गली के कुत्ते होते हैं बहुत ज्यादा बार्किंग करने लगते हैं आपस में, तो उस शोर से, उस अशांति से डिस्टर्ब हो गए सब लोग, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रीपेरस। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनियम ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा जो बहुत क्वाइट है, बहुत साइलेंट है, पीसफुल है, जहाँ पे अशांति नहीं है, मन को पीस देने वाली चीज, वो हो गया हमारा इसका एंटोनियम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है विराइल। विराइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन और समथिंग एज हैविंग क्वालिटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी और विगर, यानी कि पौरुष कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, जिसका
जो स्ट्रेंथ है कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। पिक्चर से देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने विजुअल्स इसीलिए इतने रिलेटेबल लगाए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटेन हो सके, आप वर्ड पढ़ें और आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने इससे ये वाला जो है विजुअल देखा था, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बॉक्सर्स विराइल एनर्जी वाज मैच्ड ओनली बाय हिज अनवेवरिंग फोकस। जो बॉक्सर की विराइल एनर्जी थी, यानी कि इतनी ज्यादा मैस्कुलिनिटी स्ट्रेंथ थी, वो सिर्फ उसके फोकस से मैच कर रही थी, कि उसका फोकस भी उतना ही ज्यादा था, ठीक है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा जो थोड़ा फ्रेल है सॉरी जो थोड़ा फ्रेल है, फीबल है, तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा जो थोड़ा सा वीक है, जिसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, जो कमजोर है थोड़ा सा, वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्गो। एम्बार्गो एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन ऑफिशियल बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि प्रतिबंध लगा देना, निषेध लगा देना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम बोलते हैं ना, वो नहीं हो सकता क्योंकि कोई पर्टिकुलरली सेफ जैसे या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। The government imposed an embargo on the import of certain goods due to safety concerns. ठीक है, गवर्नमेंट ने एम्बार्गो यानी कि ट्रेड पे, आयात निर्यात पे बैन लगा दिया क्योंकि जो सर्टेन गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी को हैम्पर कर सकते थे, तो ये हो गया हमारा एम्बार्गो। इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा एडवांटेज, असिस्टेंट, हेल्प, बेनिफिट, एड या पुश, ठीक है। अब इसमें एम्बार्गो में हमने देखा कि प्रतिबंध लगा देना, इसमें क्या होगा? प्रतिबंध हटा देना। अपोजिट इसका हो जाएगा प्रतिबंध हटा देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बम्शियस। बम्शियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समवन एज सेल्फ असर्टिव और सेल्फ इम्पोर्टेंट इन अ लाउड और एब्नॉक्शियस मैनर, यानी कि एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर अहंकार है, वो अपने आप को ही मानता है, जो कुछ मानता है, अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अपने आप तक सीमित है उसकी ये चीज, वो सबको बताता है कि यस आई एम दिस, आई एम दैट, कि बहुत ज्यादा घमंडी होना। The bumptious behavior of the young singer who had just landed a minor event annoyed the seasoned cast manager. जिन लोगों ने इस सिंगर को कास्ट किया था, इसको इवेंट में परफॉर्म करने का मौका दिया था, उन्हीं को इसने चिढ़ा दिया। चिढ़ाना इन द सेंस अनॉय कर दिया कि अपने बम्शियस बिहेवियर से, अपने घमंडी बिहेवियर से ये दिखा दिया उसने कि ये एक टैलेंटेड होने के बावजूद भी इसके अंदर वो पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है जो एक रॉक स्टार के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे जो थोड़ा हम्बल है, जो थोड़ा लो है, डाउन टू अर्थ इंसान है, मॉडेस्ट है, अनअज्यूमिंग है, ज्यादा एरोगेंट नहीं है, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब मैं सिनोनिम्स की लिस्ट इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि काफी लंबी लिस्ट है और सभी वर्ड्स का मतलब वही है, तो आप एक बार गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्रैक्टिस और इनफॉर्मल गेम, यानी कि प्रैक्टिस मैच बोल सकते हैं, अभ्यास के लिए, जो सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पस से किया गया है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट एंड आउटकम नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से, ठीक है। The basketball players were excited to participate in the scrimmage and showcase their skills. जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स थे वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे अभ्यास मैच के लिए, अपना स्किल्स दिखाने के चक्कर में। होते ना, दो टीम है आपस में, एक दूसरे को दिखाना है, यस वी आर मोर स्किल, वी आर मोर स्किल, तो वही चीज़ थी। तो स्क्रिमेज हो गया आपका प्रैक्टिस में, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा अग्रीमेंट, हार्मनी, अमिटी, कनकर्ड, एकर्ड, पीस, ट्रूथ, यानी कि जो अभ्यास के लिए नहीं है, फाइनल है थोड़ा, वो हो गया इसका एंटोनिम। अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा बम्पकिन। बम्पकिन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है a person who is unsophisticated, rural और lacking in manners और social graces, यानी कि एक इंसान जो थोड़ा सा पिछड़े जिले से बिलोंग करता है, थोड़ा ग्रामीण है, देहाती इंसान बोलते हैं ना, जो गांव से बिलोंग
करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मे बी उसके पास क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स नहीं है, मॉडर्न एडवांस्ड चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा वो कहीं ना कहीं एडवांस सोसाइटी से थोड़ा लैग करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। The city dwellers often made fun of the bumpkin's accent and the simple way of life. अब क्योंकि वो गांव में रहते हैं या फिर थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो उनका वे ऑफ लिविंग बहुत सिंपल होता है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत सिंपल होता है, उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो मॉडर्न लोग थे उन्होंने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये गलत चीज़ है वैसे। तो देखते हैं इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एक इंसान जो बहुत कल्चर्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड है, जो मॉडर्न है, बहुत अर्बन एरियाज में रहता है, उस सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से उसका वास्ता है, वो हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सनिकिटी। पर्सनिकिटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज्यादा विवाद करने वाला, हर बात पे टोकने वाला, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं पर्सनिकिटी। समवन हु इज वेरी पर्टिकुलर, फसी और ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, जिसको हर छोटी बड़ी डिटेल्स से कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनिकिटी। Sarah is quite persnickety when it comes to the cleanliness of her house. Everything must be spotless. पिक्चर देख के आप लगा ही सकते हो अंदाजा, पूरा स्टाफ जो है, हाउस हेल्प जो है, वो लगा हुआ है रगड़ने में, घिसने में, सब साफ करने में, क्योंकि सारा जो थी वो बहुत पर्सनिकिटी थी। जब भी उसके घर की साफ सफाई की बात आती थी, उसको हर एक कोने से साफ सफाई वो दिखनी चाहिए, कोई भी स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनिकिटी। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? पर्सनिकिटी एक ऐसा इंसान हो गया जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, ये भी करो, वो भी करो, वैसे करो, वैसे करो, छोटी छोटी बातों में बोलता है, ठीक है। इनका एंटोनिम ऑब्वियसली होगा जो ज्यादा नहीं बोलता है, थोड़ा अनडिमांडिंग है, थोड़ा सा लीनियंट है लोगों के साथ, अनकंसर्न्ड है, अनकंप्लेनिंग है, थोड़ा बर्दाश्त करने वाला है, तो वो हो गया इसका एंटोनिम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेजल्ट्री। डेजल्ट्री क्या हो गया? एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अनियमित, जो जिसका टाइम कुछ फिक्स नहीं है, जिसमें जिसका कोई पर्पस नहीं है एज सच, ठीक है। समथिंग दैट लैक्स अ प्लान, पर्पस और एंथुसियाज्म। देखिए देखते हैं इसका एग्जांपल। The desultory rain showers brought only temporary relief to the parched land. यानी कि जो अचानक से बिना उसके मौसम के बरसात आ गई, उससे सिर्फ और सिर्फ धरती की थोड़ी सी प्यास ही बुझ पाई, ज्यादा कुछ उससे बेनिफिट उसको नहीं मिला, अर्थ को बेनिफिट, क्रॉप्स को बेनिफिट नहीं मिल पाया। सिर्फ जो थोड़ा सूखा पड़ गया था उस चीज को वो रिफ्रेश कर पाई बिन मौसम की बरसात, ठीक है। अब इसका इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा जो थोड़ा सिस्टमैटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, मेथोडिकल है, यानी कि टाइम से होने वाला, उसको प्रॉपर उसका पर्पस पता है कि वो क्यों हो रही है चीज, ठीक है। वो हो गया आपका इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा पिथी। पिथी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज कंसाइज एंड फुल ऑफ मीनिंग, ऑफन विद ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में एकदम पूरा जो है डिटेल्स को बता देना। मतलब होता है ना ब्रीफ में किसी डिटेल्स को बता देना, उसी को हम बोलते हैं पिथी, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इन जस्ट अ फ्यू पिथी सेंटेंसेस द जर्नलिस्ट समराइज द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन। अब कंट्री में एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो रिपोर्टर थी, जो जर्नलिस्ट थी, उसने उस पूरे सिचुएशन को इतने कम शब्दों में इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि सबको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? प्रिसाइज या कंसाइज का एंटोनियम होता है बहुत ही लेंदी, जो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाए, बड़ा लंबा, ये सब क्या होगा इसके?
हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इररिलेवेंट और अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट एट हैंड। यानी कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें जो अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है, वो हो गया एक्सट्रेनियस। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द डिटेक्टिव केयरफुली एलिमिनेटेड ऑल द एक्सट्रेनियस क्लूज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केस। डिटेक्टिव के पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स केस आया हुआ था, उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारे पॉइंटर्स और क्लूज को है उसको गो थ्रू कर रहा था। तो उसने क्या किया, जो भी उसको एक्सट्रेनियस क्लूज यानी अनइम्पोर्टेंट क्लूज जो लग रहे थे उनको उसने एलिमिनेट किया यानी कि हटा दिया। तो ये हो गया आपका एक्सट्रेनियस। एंटोनियम्स क्या होंगे? अब इसके एंटोनियम्स होंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, बेसिक है, इंटीग्रल है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जिसको काम में लाया जा सके, वो इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, जो इररिलेवेंट नहीं है। अगला वर्ड है हमारा क्विसेंट। क्विसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी, ऑफन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज टेम्पररी एट रेस्ट एंड इनएक्टिव और इनएक्टिव। तो इसका मतलब होता है जो शांत है, निष्क्रिय है, यानी कि एक ऐसा स्टेट, ऐसा फिजिकल स्टेट जिसमें कि बॉडी या माइंड या जिस भी चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है वो रेस्ट पे है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू। The patient's quiescent condition allowed the medical team to monitor their progress without intervention. जो पेशेंट था उसकी कंडीशन जो थी अब स्टेबल थी, इनएक्टिव थी, यानी कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है और मेडिकल टीम जो है उसको उसकी जो प्रोग्रेस है उसको इंटरवीन कर पा रहे थे, उसको मॉनिटर कर पा रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मैंने पूरा प्रॉपर विजुअल्स यहाँ पे डाला हुआ है, आप इन विजुअल्स को माइंड में प्रिंट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको वही याद आएगा जो आपने सुना है और जो देखा है। ठीक है, तो आप इनको पूरा माइंड में छाप लो, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आंसर क्लिक करवाने में। ठीक है, देखते हैं अब इसका एंटोनिम। मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ रही हूँ इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, आप इसको सारा गो थ्रू कर लेना, मैं स्क्रीन को रोक दूंगी। देखते हैं इसके एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो डिलिजेंट है, टॉयलसम, पेनस्टेकिंग, सेड्यूलस, लेबरस, जिसका मतलब जिसमें मोशन है, जिसमें एक्टिविटी इंक्लूड हो रही है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जीजियस। एग्जीजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, अमाउंट और क्वांटिटी, यानी कि बहुत ही सीमित, अल्प, कम क्वांटिटी में होना, उसको बोलते हैं एग्जीजियस। देखते हैं इसका सेंटेंस एग्जांपल। The exiguous portion of food left in the refrigerator wouldn't be enough for the dinner. फ्रिज में जितना भी सामान पड़ा है, जितना फूड का पोर्शन पड़ा है, वो रात के खाने के लिए सीमित है, बहुत ही कम है, इससे किसी का पेट नहीं भर पाएगा क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा हैं और क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत कम है। तो इससे आप समझ पा रहे, रिलेट कीजिए चीजों को, आप पिक्चर्स से रिलेट कीजिए, आप सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए, क्योंकि मेथड एक्चुअल में वही काम आएगा जो हम रिटेन कर सकें। ठीक है, आप निमोनिक्स लर्न कर लेंगे, आपको निमोनिक्स लर्न करने के लिए भी तो एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, उससे अच्छा है कि हम सेंटेंसेस बनाएं और उनको लर्न करें। यहाँ पे हम सेंटेंसेस फॉर्मेशन भी सीख जा रहे हैं, हम और चीज़ें भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एंटोनिम। इसका एंटोनिम हो जाएगा abundant, plethora, profuse, myriad, umpteen, यानी कि बल्क इन क्वांटिटी। वहाँ पे हमने क्या देखा, क्वांटिटी में कम होना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा जो ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, abundant है। ठीक है, तो हो गया इसका एंटोनिम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्टेशन। अफेक्शन नहीं, अफेक्टेशन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव और अफेक्टेशन का मतलब होता है ढोंग करना, दिखावटी जो होता है, असली नहीं होता है, वो हो गया आपका अफेक्टेशन। अफेक्टेशन एक नाउन है, मैंने पहले भी आपको वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं तो उसमें बताया है, IUN आता है, वो वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक, तो अफेक्टेशन का मतलब होता है बिहेवियर, स्पीच और मैनरिज्म दैट आर नॉट जेन्युइन बट आर अडॉप्टेड टू गिव अ फॉल्स इंप्रेशन। यानी कि आपका बिहेवियर जो है, आपकी बातें हैं, आपका मैनर में वे ऑफ बिहेविंग जो है वो इस तरह का है कि किसी पे फॉल्स इंप्रेशन जमाने के लिए किया जा रहा है, दिखावटी होता है, वो एक्चुअल आप वैसे नहीं है। ठीक है,
देखते हैं हम। हिज ओवरली फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग वॉज परसीव्ड एज एन अफेक्टेशन बाय हिज कलीग्स। जब वो स्पीच दे रहा था, जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो ओवर फॉर्मल हो रहा था, यानी कि हद से ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यस आई एम वेरी स्टिकी टू द ऑफिशियल रूल्स एंड एवरीथिंग। तो मतलब मैं ऑफिस के रूल्स से, फॉर्मल वे ऑफ उससे बहुत ज़्यादा अवगत हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन उसका ये जो ढोंग था वो उसके कलीग्स को पता चल रहा था, क्योंकि वो दिखावट वाली जो चीज़ होती है वो अल्टीमेटली पता चल जाती है। हमें लगता है कि नहीं पता चल रही है, लेकिन पता लग जाती है। ठीक है, देखते हैं अब इसका एंटोनियम। इसका एंटोनियम हो जाता है जो बहुत जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप हो वैसे आप दिखाना चाह रहे हो, चाह कह रहे हो वैसा ही दिखा रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया जेन्युइन, इसका एंटोनिम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमली। कमली, इसको आप याद रख सकते हैं कमली सॉन्ग से। वैसे मैं निमोनिक्स नहीं प्रेफर करती हूँ, बट ये वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में कमली सॉन्ग याद आता है, जो धूम का था, धूम 3 का। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो कमली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक चीज। समवन और समथिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, प्लीजिंग इन अपीयरेंस और हैविंग अ प्लेजेंट एंड अपीलिंग लुक। ठीक है, जो कि बहुत ही अपीलिंग लुक, बहुत ही आकर्षक सी लुक देती है, वो हो गया आपका कमली। देखते हैं आपका एग्जाम्पल। द कमली सनसेट ओवर द माउंटेन्स वाज ब्रेथ टेकिंग साइट दैट लेफ्ट एवरीवन इन यू। यानी कि यू क्या होता है? यू मतलब डमस्ट्रक रह जाना, यानी कि देखते रह जाना। जो माउंटेन्स पे आपका सनसेट हो रहा है, सनसेट पॉइंट्स जो होते हैं, चाहे वो बीच पे, ओशंस पे, माउंटेन्स पे, कहीं सनसेट इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना ब्रेथ टेकिंग होता है कि मन करता है देखते रहे देखते रहे। मैंने यहाँ पे मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको विजुअल्स में एक्चुअली रिलेट करने की कोशिश कर पाऊँ। आप देख रहे हैं ना कैसे सनसेट कर रहा है, तो ये हो गया आपका कमली। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सुंदर का एंटोनिम होता है ऑब्वियसली अगली, बहुत शॉकिंग, जिसको देखने का मन ना करे, हिडियस, रिपल्सिव, जिसको नजर हटाने की मन करता है, वो हो गया आपका इसका एंटोनिम। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अडल्टेशन। अडल्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एडमायर करना, फ्लैटर करना किसी को। ठीक है, एक बेहद डिग्री पे, एक्सेसिव डिग्री पे, एक होता है ना हद से ज्यादा जो चीज हो जाती है, वो होता है अडल्टेशन। हद से ज्यादा किसी को एडमायर करना, उसकी तारीफें कर देना, गुणगान कर देना। बेसिकली हम इसको एक वर्ड में बोलना चाहें तो ये हो गया आपकी चापलूसी करना। किसी की चापलूसी करते हैं ना हम, ताकि उसके गुड बुक्स में रहे, वही होता है एडल्टेशन। The pop star received adulation from the fans around the world. जो पॉप स्टार थे, उसके दुनिया भर में जो फैंस थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अडल्टेशन यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफें की, हद से ज़्यादा उनको पसंद किया एक इवेंट। ठीक है, इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, बुराइयां करना, ज़्यादा कुछ अच्छी बातें ना करना उनके बारे में, मतलब उनको नजरों से गिरा देना। ठीक है, चापलूसी ना करना, ये सब क्या हो गया इसके एंटोनिम्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समवन हु इज वेरी स्किल्ड, क्लेवर और अडेप्ट एट परफॉर्मिंग टास्क, हैंडलिंग सिचुएशन और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा निपुण है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और क्लेवर है अपनी सिचुएशंस को डील करने के लिए, अपने काम को, एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, कि वो छोटी बेसिक रिसोर्सेज से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है द एड्रॉइट शेफ पुट सिंपल इंग्रेडिएंट्स इनटू फैंसी डिशेस विद द क्रिएटिव कुकिंग टेक्निक्स। जो शेफ था उसकी कुकिंग टेक्निक्स इतनी क्रिएटिव थी कि वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बड़ी फैंसी डिशेस बना देता था। आप देखते हैं ना आजकल रेस्टोरेंट्स में पूरा सजा धजा के खाना पेश करते हैं। ठीक है, खाने से ज़्यादा तो उसके सजावट के पैसे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। एड्रॉइड इतना स्किल्ड है कि बेसिक रिसोर्सेज से वो अच्छा काम कर देता है। ठीक, इसका वो क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होंगे? मालाड्रॉइड,
ऑकवर्ड, क्लमसी, इनअडेप्ट, यानी कि जो उतना ज़्यादा जानता नहीं है, स्किल्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा उसको ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता भी है तो, ठीक है, फिर भी नहीं कर पाएगा, तो वो हो गया इसका एंटोनिम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड है हमारा नविस। नविस एक नाउन है जिसका मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि ऐसा इंसान जो अभी अभी किसी ने कोई स्किल के बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी फील्ड स्किल के बारे में सीखना अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। समवन हु इज अ बिगिनर और अ पर्सन हु इज न्यू टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, फील्ड और अ स्किल, अभी अभी जिसने सीखना स्टार्ट किया है वो हो गया नौसिखिया। As a novice in photography, he was just learning the basics of how to use a camera. वो फोटोग्राफी के लिए नया था, उसने अभी अभी ये स्किल सीखनी स्टार्ट की है, तो वो अपना जो कोच है, जो टीचर है, मेंटोर है, उनसे अभी सिर्फ कैमरे को यूज करने के बेसिक्स सीख रहा है। कैमरे को कहाँ से पकड़ना है, कैसे रखना है, इन सब के बेसिक्स वो सीख रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा इसके एंटोनिम्स देखते हैं पहले। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो एक्सपर्ट है, वेटरन है, सेवेंट है, एक्यूमेन है, इनसाइड, यानी कि जिसको उस चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है, स्किल उसके पास है, उसको हम बोलते हैं नविस का एंटोनिम। जो बिगिनर नहीं है, इनएक्सपर्ट नहीं है, अप्रेंटिस नहीं है, वो हो गया आपका नविस का एंटोनिम, ठीक है। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 वर्ड्स। वैसे तो मैम ने 200 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 200 वर्ड्स दिए हुए हैं। 50-50 के सेट्स में हम 4 पार्ट्स में इनको कवर करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं, आप एक ही वर्ड के साथ कितने सारे सिनोनिम्स, लगभग 15 to 20 सिनोनिम्स, 15 to 20 आप एंटोनिम्स देख रहे हैं। तो आप सिर्फ 50 वर्ड्स नहीं लर्न कर रहे हैं, आपके माइंड में है कि आप 50 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप 50 नहीं 1500 2000 वर्ड्स एक वीडियो में लर्न कर रहे हैं, वो भी इतने सिंपल वे में, ठीक है। एंट्रीट, अब अगला वर्ड है हमारा एंट्रीट। एंट्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विनती करना, बहुत ही प्यार से प्रार्थना करना किसी से। टू अर्नस्टली एंड रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट और प्लीड फॉर समथिंग, यानी कि बहुत ही प्यारे तरीके से किसी से कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना, उसको हम बोलते हैं एंट्रीट। द चाइल्ड एंट्रीटेड सांता क्लॉज टू ब्रिंग हर अ स्पेशल गिफ्ट फॉर क्रिसमस। जो बच्चा था उसने बहुत ज़्यादा ऐसा इंट्रीट किया, बहुत प्लीड किया, प्यार से मांगा सांता क्लॉज से कि मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में भी रिलेट कर पा रहे हैं। तो वही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है पिक्चर से रिलेट करिए, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करिए, आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रिटेन रहेगा। अब एंट्रीट से रिलेटेड हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए पूरा 12 वर्ड की लिस्ट यहाँ पे सिनोनिम्स की दी हुई है, 11 वर्ड्स की लिस्ट आपको एंटोनिम्स की दी हुई है। तो आप एक वर्ड के साथ इतने सारे वर्ड्स आप लर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड लर्न कर लिया, उसका मीनिंग लर्न कर लिया, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आपने देख लिए। अब ये वर्ड्स आपको अलग अलग कभी कभी आए तो भी आपको पता है कि इसका मतलब वही होगा, प्यार से विनती करना, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम ये हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डर करना, कमांड करना, कंपेल करना, यानी कि जो है प्यार से विनती ना करना, एकदम से कमांड कर देना कि ऐसे करो वैसे करो, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। अगला वर्ड है हमारा फ्लैसिड। फ्लैसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी लिंक, लैकिंग फर्मनेस और लैकिंग दी स्ट्रेंथ और विगर, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत कमजोर है, जिसमें ज्यादा ताकत नहीं है, बहुत वीक है, फ्रेजाइल है, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है। प्लांट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। द प्लांट लीव्स वर फ्लैसिड एंड विल्टेड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अब पौधों को पानी ना मिल पाने की वजह से जो पौधों की पत्तियां थी वो बहुत ही वीक हो गई थी, फ्लैसिड हो गई थी, कमजोर हो गई थी, इसीलिए उनकी देखभाल और ज्यादा करना जरूरी हो गया था। देखते हैं इसके एंटोनिम। फ्रेजाइल और वीक का एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेजिलिएंट है, स्टर्डी है, फर्म, हार्ड, रोबस्ट, यानी कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, विगर है, उसको हम बोलेंगे इसका एंटोनिम। बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी ना होना, दो चीजों के बीच में अग्रीमेंट ना होना, अंतर होना, यानी कि जो चीज पहले थी और बाद में रीचेक करने पे कुछ और निकली, वो हो गया डिस्क्रिपेंसी।
The discrepancy in the reported inventory levels and the actual count raised suspicions of theft within the warehouse. यानी कि एक इन्वेंट्री लेवल थे, वेयर हाउस था जिसमें इन्वेंट्री रखी हुई थी, उसका एक्चुअल काउंट अलग था और जो मंगवाया था वो अलग था। ठीक है, जब मंगवाया था उस टाइम जो काउंटिंग की थी वो अलग थी, बाद में काउंटिंग कर रहे वो अलग है। तो इससे सस्पेशन हुआ कि शायद वेयर हाउस में चोरी हुई हो सकती है। तो डिस्क्रिपेंसी आ रही है ना काउंट में, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिपेंसी। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा अग्रीमेंट, अकॉर्डेंस, कॉन्कर्डेंस, हार्मोनी, कंकरेंस, यूनिटी, यूनिसन, यूनियन, पैरिटी। यानी कि जिसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आपस में अग्री कर रही हैं दो चीजें, जैसा पहले था वैसा ही बाद में, वो हो गया आपका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिक्विथ। बिक्विथ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स छोड़ के किसी और को विलफुली या डॉक्यूमेंटेशन के साथ देना। वैसे ये जनरली डेथ के बाद होता है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, वसीयत या फिर दान कर देना। The ancient king's decree was to bequeath his kingdom to the most capable leader among his advisors. जो किंग था वो चाहता था कि उसी के एडवाइजर्स में से किसी को वो अपना किंगडम बिक्विथ कर दे, यानी दान कर दे। ठीक है, अब इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा एक्सेप्ट करना, किसी से लेना, अडॉप्ट करना, फॉलो करना। तो ये हो गया एंटोनियम इसका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजाइल। एजाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। जो बहुत लचीला और चुस्त है, यानी कि जो बहुत इजीली मूव कर पा रहा है, बहुत अच्छे मूवमेंट्स है उसके, मे बी माइंड से, मे बी बॉडी से, फिजिकली। तो ये होगा The gymnast displayed incredible agility as she performed her routine with grace. जो जिमनास्ट जो थी वो अपनी रूटीन ऐसे परफॉर्म कर रही थी, इतना स्मूथ मूवमेंट्स थे, इतनी एजाइल, इतनी लचीली थी कि देखने वालों की आंखें जो हैं वो उसी पे अटकी रह गई। इतना ग्रेसफुली वो अपना रूटीन परफॉर्म कर रही थी। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा लैंग्विड, लैग्स, लिस्टलेस, लेथार्जिक, जो बहुत लेजी है, इतने अच्छे मूवमेंट्स नहीं है, आलस करके पड़ा रहता है एक इंसान, वो हो गया इसका एंटोनिम। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतने ही वर्ड करेंगे। अब बाकी के जो 50 सेट्स हैं अगले 3 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी बात को याद रखिएगा, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, हमें एग्जाम्स में ट्रिक्स नहीं याद रहती हैं। आप मल्टीपल रिविजन्स करते रहिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, सेंटेंसेस से रिलेट कीजिए, अपनी रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेली यूसेज में इन वर्ड्स को लेकर आइए, विजुअल्स पे फोकस करिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छे विजुअल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी कुछ कमी आपको रहती है, आप कुछ और चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसकी कलरफुल PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए और देखिए, यहाँ पे आपको PDF। इससे ज़्यादा अब मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए